जस्ट रिलीज्ड, किसी हाइट से छोड़ा गया है, ये देखो, और आपने इसको रिलीज कर दिया, तो बताओ शुरू में इसकी स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड को क्या आपने रिलीज किया है। अच्छा 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 9.8। तो 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यही इसका एक्सीलरेशन है, तो हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़नी चाहिए? 9.8। तो अभी 1 सेकंड और हो जाए तब कितनी होगी इसकी स्पीड? 17.6। ये सही है, और 9.8 बढ़ जाएगी, हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। 19.6 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 1 सेकंड और होगा तब कितनी हो जाएगी? 29.4। ये सही है, समझ में आ गया? So when the object is just released, what does it mean by gravitational acceleration? Then its speed, ठीक है? Then there is an increase in speed per second equal to 9.8 meter per second square. So that is the gravitational acceleration. Now under free fall condition, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट increases by 9.8 meters per second. This is called gravitational acceleration. यानी rate of change of speed when object moves towards earth, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज है ना स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को ही तो कहते हैं ग्रेविटेशनल ये एक्सीलरेशन। सो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी -2 होना चाहिए, बट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय दिस एवरी सेकंड। देखो increases the speed of, देखो ये स्पीड लिखा तो स्पीड लिखा है एवरी सेकेंड, आफ्टर एवरी सेकेंड, ऐसे लिख लो। तो वो जो आफ्टर एवरी सेकेंड लिखा है तो वो पर सेकेंड में भी एक माइनस नहीं आ जाएगा आफ्टर एवरी सेकेंड, क्योंकि उसमें तो हर सेकंड में 9.8 मीटर हर सेकेंड बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या v माइनस यू बाई टी? बोलो v कितना है? क्या यहाँ से यहाँ देखो जरा, क्या 9.8 है और शुरुआती 0 था, तो क्या ये 9.8 मीटर पर सेकंड है और ये 0 मीटर पर सेकंड है और टाइम क्या 1 सेकंड है? यस सर। तो क्या ये 9.8 माइनस 0 इसमें मीटर पर सेकंड कॉमन हो गया और नीचे क्या 1 सेकंड हो गया? बोलो न दिख रहा हो तो 9.8 बाई 1, ठीक है, तो बोलो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ गया एक्सीलरेशन? बताओ क्या इसी को जी बोल रहे हैं? सही है। तो लेकिन यहाँ स्पीड लिखा है तो स्पीड की यूनिट लिखी जाएगी ना, ये स्पीड को एडजस्ट करना पर सेकंड हमने लिख दिया, ये तो है पर सेकंड, फिर उस पर सेकंड का भी तो 1 सेकंड आएगा तो जी हो जाएगा कि नहीं? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अंडर फ्री फॉल कंडीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अंडर फ्री फॉल कंडीशन, मैं रिपीट करो डेफिनेशन। Free fall condition is called gravitational acceleration. अच्छा ग्रेविटी को डिफाइन करो, बताओ, बोलो। ग्रेविटी हमने लिखाया था, लिखाया है फोर्स exerted by earth on any object due to its mass is called gravity और gravitational force। रिपीट करो। Force exerted by earth to any object is known as due to its mass। due to its mass. देखो ग्रेविटी को भी लिख लो, एक हमने लिखा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्या इसे जी कहेंगे? एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
its unit is meter per second square. What does it mean by gravity? Force exerted by earth on any object due to its mass is called gravity. और ग्रेविटेशनल फोर्स या इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, it is also called gravitational force. So it is denoted by, it is also called weight. इसको क्या कहते हैं? जैसे अगर अर्थ है, वेट तो डाउनवर्ड है। भाई अर्थ पर जो ये लग रहा है इस पर वेट, तो क्या ये अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है? यस सर। अर्थ का सेंटर है कि नहीं? तो इसी ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए एक एप्पल है, एक एप्पल ले लो, तो इस पर जो वेट लग रहा है, इस पर नीचे की ओर एक्सीलरेशन कितना है बताओ? 9.8। जी का बोलो, जी है एक्सीलरेशन। यस सर। फोर्स क्या होता है? क्या एम ए होता है? अच्छा, एम तो एम रहा, लेकिन एक्सीलरेशन क्या यहाँ जी के इक्वल है? यस सर। तो ए की जगह जी लिख दे, एक्सीलरेशन की जगह मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिख दूं, और एफ की जगह क्या लिख दूं? वेट। क्योंकि किसी भी चीज पर नीचे की ओर जो फोर्स लगता है, आप आलू उठा के लाओ तो कहते नहीं वेट ज्यादा है, तो उस पर जो डाउनवर्ड है उस फोर्स को क्या कहते हैं बताओ? वेट। तो वेट का क्या फार्मूला है? mg। 1 kg की चीज पर माही नीचे की ओर कितना वेट लगेगा? 9.4. न्यूटन। क्योंकि जो W है वही तो F है। कितना भी वेट हो वही लगेगा ना। देखो ये सही आप कह रहे हो, क्योंकि 2 kg होगा तो 9.8 into 2 और 3 kg हो, बहुत अच्छा बढ़ है। जाएगा ना। अच्छा बताया। 3 kg पे ट्रिपल, 4 kg पे 4 गुना। समझ में आया? 10 kg की पानी की बकेट हो, वैसे 20 kg की होती है, तो उसमें नीचे कितना वेट लगेगा? क्या क्या समझ में? जैसे आपने बकेट उठा ली है, उसमें कितना पानी है? 19.6। मान लीजिए ये है, तो अगर इसमें पानी भरा है, देखो 10 kg की बकेट है, तो इस पर नीचे कितना वेट 10 की है। 10 की है, 998। तो इसका वेट कितना हो गया? 93। तो mg लिखे, तो 10 इंटू 98। 9.8 तो क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। यस सर। डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। रिपीट करो, कैसे वापस? वेट क्या है? रिपीट करो क्या आपने वापस? भाई, आप बताइए दिव्या। डाउनवर्ड ग्रेविटी ड्यू टू व्हाट? ठीक से नहीं सुना आपने, बोलो। The product of mass and gravity is called weight। मास एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी तो खुद ही फोर्स है, ग्रेविटी का कहाँ कहते हैं? ग्रेविटी तो एफजी है, इसी से मल्टीप्लाई करो। Downward pull on any object is द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये तो फॉर्मूला का हो जाएगा। अगर वो भी बोल रहे थे तो भी सही बोलना चाहिए ना, क्योंकि यही तो एफजी है। बोलो, क्या इसमें मास में इसका मल्टीप्लाई कर दो? नहीं ना, फिर से रिपीट करो अपनी डेफिनेशन। The product of mass and gravitational acceleration is called weight। इस कॉल Weight। फिर से आप दूसरी वाली जो बता रही थी रिपीट करो। The product of mass and gravity acceleration is called weight। हाँ, नहीं जो पहले बता रही थी, दैट इज डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप है ना? ये बात समझ आ गई? डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। फीस पवन ले आए, भूल गए, चलो ओके ओके, इतनी बात समझ आ गई? तो डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। इट्स यूनिट इज न्यूटन।
इसकी यूनिट न्यूटन है। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कॉल्ड वेट। दूसरी डेफिनेशन लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and gravitational acceleration is called weight। इसको weight कहेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि weight क्या होता है। नेक्स्ट इज पवन जी की वैल्यू क्या है? 36.673 into 10 की पावर -11। काफी अच्छा कर लिया। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर influence of force, gravitational force of Earth। जो ये G की वैल्यू है ये अर्थ के लिए ही है, जैसा कि पवन ने बताया, ये और किसी के लिए नहीं है। बोलो। वो तो सबके लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो सबके लिए सेम है। लेकिन जब ये मैंने वैल्यू निकाली थी, आप लोगों से कैलकुलेट कराई थी पिछले टेस्ट में, तो इसमें मास ऑफ अर्थ रखा था, रेडियस ऑफ अर्थ रखा था। ये मून के लिए नहीं है। मून के लिए जी की वैल्यू इसकी 1/6 था। मून में चीज़ें बड़ी धीरे धीरे गिरती हैं। आप चाय पी लो, बॉल उछाल के, फिर आराम से जब चाय खत्म हो जाए तब कैच करना। तो जी की वैल्यू अलग है क्योंकि उसका मास अलग है, उसका रेडियस अलग है। बोलो, समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो एज फॉर फ्री फॉल, अगर कोई चीज फ्री फॉल हो रही है तो क्या ए जी हो जाएगा एक्सेलरेशन, जी के इक्वल हो जाएगा। कोई चीज नीचे गिर रही है ना, कोई भी चीज को अगर रिलीज कर दो तो क्या उसे फ्री फॉल कहते हैं। तो ऐसे केस में इसमें कितना एक्सेलरेशन लगेगा? क्या वो जी के इक्वल लगेगा? और ऐसी स्थिति में जो इसकी इक्वेशन से वो कैसे मॉडिफाइड हो जाएंगी? क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस at है, तो वो क्या हो जाएगा? क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस gt हो जाएगा। एक ही जगह g लिख दिया, और फर्दर और छोटा करना चाहो तो u को 0 भी लिख सकती है। क्यों? क्योंकि शुरू में इसकी कितनी स्पीड है? बोलो, सही है। u भी हटा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू gt हो जाएगा। देखो बुक में लिखा हुआ है कि इक्वेशन कैसे मॉडिफाइड हुई। अगले पेज पे देखो, लिखा है इक्वेशन 10.10। अच्छा, s क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना। पेज नंबर देखो, अच्छा ये बताओ, ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगी दिव्या? हाफ gt स्क्वायर और tc क्या है? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। इसे देखो, मतलब है यही, बस a की जगह g आ जाएगा, और चाहो तो s की जगह h भी लिख सकते हो। क्यों? ये क्या है? क्या ये थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन है जो मोशन में पड़ी है? लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन अब क्या है बताओ? जब ग्रेविटी के उस पे आ गया तो एक्सीलरेशन क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है? तो अब ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? u स्क्वायर प्लस 2gh, s की जगह h लिख देना। सर a की जगह g लिखना है। हाँ तो लिख दिया ना, सर ये s की जगह h कैसे है? क्योंकि अब ये हाइट हो गई। पहले चल रहा था, हम ऐसे धक्का दे रहे थे फोर्स, अब s क्या हो गया? बोलो, कोई चीज ऊंचाई से गिर रही है ना, हाइट नहीं हो जाएगी। तो ये तीन हमारी इक्वेशन हो गई ना। अब एग्जांपल 10.2 करो,
इसी का यूज करते हुए नहीं करवाऊंगा, मैं तो बनवाऊंगा ना। चलो, a car falls off a ledge and drops to the ground। ये देखो, ये कार है, कार कहाँ से गिरी? ये कार इससे गिरी लेज से, और ये कहाँ गिर गई बताओ? ये यहाँ पे गिर गई। अच्छा, जब ये गिरी है 0.5 सेकंड, इसने कितना टाइम लिया? 0.5 सेकंड। What is its speed on striking the ground? G कितना लिया गया है? चेक करो, 10 लिया गया। U कितना रहा होगा इसका? ये गिरी है ना, तो 1 सेकंड। और इस पूछा क्या जा रहा है बताओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? तो पवन बताओ, यहाँ पर इसकी स्पीड पूछी जा रही है, मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन? जबकि हमारे पास ये डिटेल्स दिए हुए हैं, ये देखो। फर्स्ट सेकंड पूछ भी रहा है और हमें क्या दे रहा है? UTG। कैसे निकालो? फर्स्ट से फर्स्ट करें तो V इज इक्वल टू U प्लस GT। क्या भाई आप मुझे तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन बता सकती है अंडर फ्री फॉल, उधर देखे बिना? तीनों ही बताओ। हाँ ठीक। GH और इसे भी H लिख सकते हो, इवेंट कर लो, क्योंकि जो S है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? H का ये S नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस नहीं भी हाइट हो जाएगी। अब जरा देखो, V हमें निकालना है, U कितना था? G क्या 10 है, और कितने टाइम लगा उसको गिरने में? तो 10 × 0.5 कितना होता है? क्या 5 मीटर पर सेकेंड? इसकी फाइनल स्पीड ये हो गई। अब सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? उसकी एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा पवन? एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है? ये सही बता रही है, मानी तो सही बता रही है। U plus V/2। हाँ, तो सेकंड एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या U plus V/2 इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2। बोलो, मोशन में पढ़ा है अनुराग? क्या? एवरेज स्पीड। तो U कितना? 0। फाइनल स्पीड 5। देखो यहाँ देखो, फाइनली कितनी आई जब नीचे गिरने से? अब बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले टकराएगी तो फिर 0 हो जाएगी। तो ये देखो, क्या 2.5 मीटर पर सेकंड? सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? कौन सा लगाएंगे? क्या हाइट पूछ रहा है, कौन सा लगाना है? चलो सेकंड लगाओ। H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। U कितना है? 0 और प्लस हाफ इंटू 10 और 0.5 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 2 से कट गया, 5 हुआ। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? सही बताया, बोलो मानी। सर 2.5। बट वो तो 0.25 बता रहे, कह रही है कि 0.5 में 0.5 पर करें तो 5 जब 25 दो, पवन भी 0.25 बता रहा है। तो आपकी माने कि पवन की? पवन की माने। अब कितना होगा पवन? कार्तिक 1.25। तो लेज कितनी ऊंचाई पर था? 1.25 मीटर। ओके, नाउ एग्जांपल 10.3। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया
और वो कितनी हाइट तक गया? क्या 10 मीटर तक जाएगा? और फिर वो वहां जाके क्या लौटेगा? पहले ऊपर गया और फिर लौट गया। सबसे ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ से तो इसे ऊपर फेंकना पड़ेगा। अच्छा, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। यू पूछ रहा है कि कोई भी चीज कितनी स्पीड से फेंकी जाए कि 10 मीटर तक जाए। क्या क्या बता दो। मतलब किसी चीज को स्पीड से फेंकते हो, अगर ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो क्या ज्यादा ऊंची जाएगी? तो कह रहा कितनी स्पीड से फेंको कि 10 मीटर तक जाए। ये कितना मीटर है? 3 मीटर। 3 मंजिल तक जाए। तो ये काउंट करना, 1 मीटर होता है। 1 मीटर नहीं देखा? 1 मीटर तो जानती हो ना, इसका 3 गुना नहीं होगा कि और ज्यादा होगा। सर कहाँ तक? ये 1 मीटर है ना, मीटर स्केल। तो इसको 3 स्ट्रिप लगा दो तो क्या पूरी छत नहीं आ जाएगी? आइए, तो 10 मीटर जाए, इसका 10 गुना जाए, तो किस स्पीड से फेंके? तो आपको भी निकालना है। तो कैसे निकाले बताओ भी? पहले से चलो चेक करें। V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू हमें चाहिए ना, इससे भी कर सकते हैं। फिर टाइम नहीं दिया है, कैसे? टाइम नहीं दिया है। चलो थर्ड करो। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। बोलो u कितना है? नहीं पता, u तो निकालना है ना यहाँ पे। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर की हाइट पे? ऊपर गया 0 हुई। अच्छा, ये u स्क्वायर और g कितना लेना है? कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है तो 9.8 लेना पड़ेगा। और सर है हाइट कितनी बताओ, देख के बताओ। 10 मीटर ऊंचा गया है? कहाँ लिखा है? दिखा करो, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? सर 10.2 ही है ना? 10.3 पे आप ना 10 मीटर 10 मीटर दिखा कि नहीं? सर वो -9.8 नहीं होगा? क्या सर वो -9.8 होगा? बिल्कुल होगा। तो और फिर हाइट भी अगर ऐसा लोगे निगेटिव ले सकते हो, जो कि डेसिलरेशन है। तो अब अगर ऐसे -9.8 भी ले सकते हैं, ऐसा करने पर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि वो चीज उसकी स्पीड कम होती जा रही कि बढ़ती जा रही? बताओ। कम हो। तो जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो एक्सीलरेशन को निगेटिव लेना चाहिए, और जब कोई चीज नीचे गिरे तो एक्सीलरेशन को, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ऊपर जाने पे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो निगेटिव लिया ना, रिटार्डेशन है। और h कितना है? तो बताओ 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो, 98 हुआ, 98 पे 2 का मल्टीप्लाई करो, 196। बोलो 98 हो गया ना? यस सर 196। 196 को इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर बोलो, पूछिए। ये चीज सही है? 196 का रूट निकालो। 196 किसका स्क्वायर होता है? तो ठीक है, 196 का रूट निकालिए तो u हुआ। u कितना आ गया? 14 मीटर। तो माही अगर किसी चीज को किस स्पीड से फेंके कि वो 10 मीटर तक ही ऊंची जाए? किस स्पीड से फेंका जाए कि वो 10 मीटर ही ऊंची जाए, ऊंचा जाए? It only rises up to height of 10 meter, with which speed an object is thrown upward, so that it only rises up to height of 10 meter and then returns back. तो किस स्पीड से फेंका जाए? बोलो। 14 सर ms भी होगा। u बोलो, मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से फेंका जाए? 14 है ना? 14 से फेंकेंगे तो 10 तक जाएगी। बोलो बात सही है? यू पूछा गया कि नहीं? वो अब देखो, नेक्स्ट इज, अगला क्या पार्ट पूछ रहा है? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और ऐसा करने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है। बोलो किससे करें? You, sir, first, u equals to u plus 80.
यही ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट। सर ये 14 मीटर स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंकोगी किसी को तो इतनी स्पीड से फेंकोगी कि हर सेकंड में ये 14 मीटर जाए। स्पीड तो कम होती जाएगी। अगर इस स्पीड से फेंकोगी तो वो कितने हाइट तक जाएगी? 10 मीटर। फिर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी अंडर फ्री फॉल। तो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लेगी ऐसा करने में। टाइम के लिए v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। पवन v क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो। जीरो और किससे फेंका गया? 14 मीटर और g कितना है? 9.8 ठीक है, तो आप चाहे तो इसे 80 लिख लें। अगर वो चीज ऊपर जा रही है तो माइनस 9.8 लिखे। यहाँ पर भी लिखो, g लिखोगे तो निगेटिव नहीं लगा पाओगे, इसलिए क्या लिखना ठीक है बताओ? 80 as a फिर माइनस लिया जा सकता है, g हमेशा पॉजिटिव है। सर एच है ना हाँ फिर s की जगह s लिख लो। तो वही मैंने ओरिजिनल चीज लिख दी है, लेकिन a की जगह माइनस लगा सकते हो। g में निगेटिव नहीं हो सकता ना, g एक न्यूमेरल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर भी मैं a लिख रहा हूँ सर एक क्यों? क्योंकि a कैन बी माइनस 9.8 एंड प्लस 9.8 ऑल्सो। a रिटार्डेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन जो g है वो हमेशा 9.8 होगा, g कभी निगेटिव नहीं होगा। नीचे है। तो इसलिए क्योंकि वो नीचे की और हमने उसमें पहले ही डायरेक्शन बता दी है, तो इसलिए a लिखना ठीक है। अच्छा t नहीं दे रहा ना, और सर उसमें AS होगा। b इक्वल्स टू u प्लस 80 और इसमें as लिख दिया, हाइट है। चाहे तो वैसे लिख दो चाहे ऐसे लिख लो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जी के ए पे ध्यान रखना है। अगर रिटार्डेशन है तो निगेटिव है, और फिर ए भी लिखना है। अब देखो इतनी बात हो गई, तो मैं क्या करूँ? क्या इसको इधर ले लूँ? 14 को 14 सर वैसे मैंने बैंक सर माइनस 14 को ये हो गया। तो बताओ टी क्या होगा? बोलो भाई, 1.43 समझ में आई बात? कुछ पूछ रही है भाई तो पूछ लो। इतनी बात हो गई, तो कितना टाइम हो गया ये? किससे कटेगा? 40 सर 140 हो जाएगा ना अगर पॉइंट ऊपर है। 140 का दिया। अच्छा 10/7 कितना होता है? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर भी 2 बचा, तो 7 2 जा 14, फिर 6 बचा। कितने सेकंड हो गया? सर 10/7 कैसा है? 10/7 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98 और फिर 10/7 कितना सेकंड होता है? 1.43 सेकंड। सर डायरेक्ट है वो कितना बोलो डायरेक्टली कैसे बताओ मैं? लेंगे सर? ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। तो कितना टाइम लेगा 10 मीटर ऊपर जाने में? कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकोगी कितना टाइम लेगा? 1.43 अगर तुम नीचे से कोई बॉल फेंकती हो तो क्या 2 सेकंड से पहले पहले वो 10वीं मंजिल तक पहुंच जाएगी? हाँ पहुंच जाएगी, 3 मंजिल तक पहुंचेगी 10वीं तक, क्योंकि एक स्टोरी में 3 मीटर है ना, एक स्टोरी में 3, एक स्टोरी में तो 10 मंजिल हो गई, 10 मीटर हो गया कि नहीं? 2 सेकंड से पहले पहले पहुंच जाएगी। देख लो, पूछो जो पूछ रही है, कुछ नहीं है, पूछो तो बता दे। हैं? थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ तो देखो 1.4 है, लगभग 1.5 सेकंड पहुंच जाएगी। और क्या 3 सेकंड से पहले तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगा क्या उतना ही लौटने में लगेगा। जल्दी नहीं लगता है। अभी अगर मान लो 0 से जब ये लौटेगी, वॉट एवर टाइम इज टेकन टू गो एट हाईएस्ट पॉइंट द सेम, क्योंकि इक्वेशन तो वही रही। सर वो राउंड ऑफ करना जरूरी होता है क्या? राउंड ऑफ कर दिया। देखो मानी द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय। सो वॉट एवर टाइम इज टेकन टू गो अप, क्योंकि इक्वेशन तो वही यूज करोगी ना, तो क्या न्यूमेरल वैल्यू बदल जाएगी? u और v बदल जाएंगे। अब जब नीचे आएगा तो बताओ u क्या हो जाएगा? और फाइनल v हो जाएगा, वो फिर वो बदल जाएगा। अदल वो अलट पलट जाएंगे। क्या जिस स्पीड से बॉल उछालोगे क्या उसी स्पीड से तुम्हारे हाथ में आएगी? यही बात। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट भी आपने दोनों भी दिया। नाउ इन टेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पवन व्हाट डज इट मीन बाय फ्री फॉल?
कोई भी चीज ना सर हवा में सर अर्थ को प्रदर्शन हो जाती है उससे फ्री फॉल करते हैं। एक बार फिर से बता दो, बोलो। इंग्लिश में नहीं आता इंग्लिश में तो हिंदी में फिर से बता दो। सर जब कभी कोई चीज सर हवा में सर छोड़ी जाती है सर अर्थ के ऊपर अर्थ को If any object is released, then it approaches to Earth Due to gravity. due to gravity. It is called free fall. अब repeat करो. when any object is released to the earth's gravitation when Is just released to the Earth नहीं, बस सिर्फ छोड़ दो. just released to the earth's gravitation To the Earth नहीं बोला. Then ठीक है? Moves to Then the surface. it moves towards Earth. This is called free fall under gravity. Repeat करो. If any object released to the बोलो. when an object falls towards the earth by a force. Fall towards Earth नहीं ना बोलो. Is just released. Then it moves towards Earth. ऐसे बोलो. सर पूरा sentence Sir, बोलो हम लिख when देंगे. an object is just released towards earth Then it moves towards Earth due to gravity. It is called free fall. Repeat करो. sir, if an object is just released, then it moves to the surface of a due to हाँ. Which is called free fall. ठीक है ना? क्या आपने जो 3 इक्वेशन देखी है वो फ्री फॉल की इक्वेशन है? yes sir So if an object is just released, then it moves. Same दोबारा नहीं ना? देखो फिर से लिख दिया क्योंकि पवन लेट आए थे. Yes. Moves towards Earth due to gravity. It is called, इसलिए फिर से लिख दिया क्योंकि माही और दिव्या बता नहीं पाए. अब समझ में आई बात? ओके. नेक्स्ट इज Sir, is Sunday festival? आज कौन सा दिन है? होगा इस संडे. Thursday. सर होगा? हाँ. सर ये तो सेकंड टर्म का है ना? ओके सेकंड टर्म का तो नहीं सर आप क्लास करा लेंगे. दीजिए. क्लास लेंगे. सर साइंस वाला करा दीजिए. क्या? सर आपने बोला था ना सर्च एंड रीजन ऐसे. हाँ वो करा है. सर समझिए. अब देखिए. What do you mean by acceleration due to gravity? क्या मैंने लिखा दिया है gravitational acceleration? ठीक है. When under free fall, the speed of object increases by 9.8 meter per second after every second. है ना? This is called acceleration due to gravity. Gravitational acceleration. हाँ. When under free fall condition, लिख लो. Free fall condition, speed of object increases with the rate of, rate भी लिख दोगे तो चलेगा, with a rate of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल. सर मीटर 1 होगा ना? नहीं, अब देखो हमने रेट यहाँ लगा दिया. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ दिस. सर उसमें 1 2 लगा दो. देखो अब हमने यहाँ लिखते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. जब रेट हमने यहाँ लिखा या फिर लिखो रेट ना लिखो तो विद आफ्टर एवरी सेकंड तब 1 लगाना. नहीं तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है. ये ऐसे लिख सकते हो. दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलोगे, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया. पढ़ लो. सर एक्सीलरेशन. दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. सर वेट भी बोल सकते हैं. नहीं, वेट को तो mg कहोगे जहाँ g है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. w कुछ और है. w फोर्स है. डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट. वेट की डेफिनेशन समझ में आई? नहीं ना? चलो Yes, sir, बता आ गई सर. बता दे रहे हैं. ग्रेविटी, अगर वेट की डेफिनेशन समझ में आई तो बताओ. Product of mass and gravitational acceleration is दिखाई कब सर आपने दिखाई जवाब नहीं थे. अच्छा ये बताओ, ये बात समझ आ गई? और दूसरी डेफिनेशन क्या वेट की बताओ.
डाउनवर्ड पुल Downward pull on any object due to gravity. या डाउनवर्ड फोर्स होगा। वेट एक फोर्स है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक एक्सीलरेशन, समझ में आ गया बात? ठीक है, अब देखिए नाउ मास एंड वेट, दो अलग अलग चीजें दी जा रही हैं, मास एंड वेट। इसके पहले कि हम मास एंड वेट को पता करें, हमें एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर लेने चाहिए, जो जैसे हमने दो क्वेश्चन किए वो उसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज करेंगे। बाकी थ्रस्ट एंड प्रेशर अगले पेज से इसमें आपके कोर्स में नहीं मालूम है ना, एक पेज और बाकी उसको मैं बताऊंगा अभी। पहले आप एक्सरसाइज करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूसेस टू हाफ। देखो, अर्लियर और लेटर, पहले फोर्स क्या है बताओ? जी m1 m2 by r स्क्वायर, बोलो यही है ये क्या है? भाई? ये तो डेफिनेशन हो गई, ये फार्मूला हो गया। Yes. अगर मैं डिस्टेंस आधी कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? Distance कम हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर। डिस्टेंस इज हाफ। डिस्टेंस दो चीजों के बीच की डिस्टेंस इतनी थी, अब मैंने इसकी डिस्टेंस पहले डी थी, अब कितनी कर दी बताओ? Half D. क्या मतलब d/2 कर दी क्या? Yes. पहले डी थी, अब कितनी कर दी? क्या पास ले आए? तो फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई मैग्नेट को पास लाओगी तो उनके बीच फोर्स बढ़ बढ़ेगा कि जाएगा। कम? अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। नीचे की चीज अगर कम कर दो तो ये बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर रखने पे ज्यादा है ये वैल्यू, ये 2 का स्क्वायर। ये कम करोगे तो बढ़ गई ना वैल्यू, सर कम होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये चीज डिनोमिनेटर में, बोलो। Yes. अब देखो, सो वैसे ये earlier और later क्या मतलब? मतलब पहले जबकि मैंने डिस्टेंस ओरिजिनल रखी और लेटर का मतलब बाद में, जबकि डिस्टेंस इसकी क्या कर दी? हाफ। Half. बोलो, सही है? Yes, sir. मास तो नहीं बदले ना, Yes, sir. न जी बदला, लेकिन क्या बदल गया बताओ? F D. भाई डी बदला तो एफ भी बदला ना, एफ डैश लिख दिया, नया फोर्स बदल जाएगा ना। अच्छा, अब ये देखो, जी m1 m2 d/2 का स्क्वायर क्या होता है पवन? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, माही की बात सुनना होता, गलत बता रही, आप बताओ। Sir, D square upon हाँ जी, आपने सुन ली फिर भी माही की सुन। अनुराग बोलो, सही बात है, डी स्क्वायर होगा ना, d/2 इंटू d/2 नहीं होगा। अच्छा, ये 4 कहाँ चला जाएगा? क्या ऊपर? अगर नहीं इस चीज को समझ पा रहे हो तो सर ऐसे माइनस लगेगा ना सर? देखो, क्या इसमें डिवाइड है d²/4 का? बोलो, Yes, sir. यही तो है ना। अब जब चीज जिससे डिवीजन हाँ, होता है जैसे इंटू करके पलट जाती है क्या? ये बात मालूम है कि बताएं? सर पता है। ये 4/d² जब हमने इसको क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये f डैश है, तो ये बताओ f डैश क्या हो गया? क्या g m1 m2/d² और 4 को अलग से लिख लो, कोई दिक्कत? ये बताओ कि ये वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू कहीं लिखी है किसी के इक्वल है? बताओ, कौन सी? ये वाली F. f के इक्वल है ना। Yes, sir. तो अगर ये f के इक्वल है तो मैं इसकी जगह f लिख दूं। F equals to F. देख लो, f है ना, ये Yes, sir. Yes, sir. f डैश है ना, नया फोर्स, तो मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा, f डैश और इसकी जगह क्या लिख दूं? g m1 m2/d² की जगह, F बोलो, into 4. f into 4, तो जो न्यू फोर्स है वो क्या हो जाएगा?
4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्या वो 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स हो जाएगा? Yes. So new force will be increased by 4 times of previous force. New अच्छा यही क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, एक बार देख लो। तो कौन सा? ये वाला। तो यही उतारना है बस। यही करना है, उतारना कुछ नहीं है, मैं मिटा दूंगा। अच्छा। उतारना थोड़ी है। समझ पूछना है तो पूछ लो इस तरीके आप समझा दो तो। ऐसे समझ लो। सर ये प्रूव कर रहा है ना। कौन सा? यही करना है कि अगर मान लीजिए उनके बीच की डिस्टेंस हमने हाफ कर दी, तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा? क्या वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर इंक्रीज होगा वो उससे करो ना, वो ऑसिलेशन वाला लिखा नहीं है, स्पीड इसको बोलता है। चल ठीक है, पूछना है कुछ की समझ में आ गया अनुराग? सब बता दो। बता दे। चलो सर वो एफ डैश लिखना है ना। एफ डैश पहले ये डिस्टेंस है और अभी कितनी है? d/2। फिर अर्लियर लिखो, लेटर लिखो, यानी शुरुआत में केस 1 केस 2। अर्लियर का मतलब केस 1, ये कौन सा केस है? केस 1। और ये क्या है? केस 2। केस सर अर्लियर और लेटर करके ले सकते हैं। लिख सकते हो। तो शुरू में जब वही डिस्टेंस थी तो ये आधी कर दी गई, फार्मूला वही जब रखा, लेकिन d की जगह d/2 लिख दिया, d/2 का स्क्वायर किया, Yes. 4 ऊपर चला गया, Sir, sir. 4 ऊपर ले लो बस, इतना सब मत करो, जिसको सीधा मालूम है 4 ऊपर ले लो ना। सर इतना करके लिखो। सर मतलब वो कर ऐसा भी करके लिख सकते सर ये करके सीधा ही फोटो ऊपर ले सकते हो। और क्या, नीचे अगर नीचे की चीज पलटती है और ऊपर की चीज खिसकती है, सर मतलब लास्ट फोर्स मिलती है। इससे फिर यहाँ पहुंच जाओगे। है ना? नीचे की चीज पलटती है ना। अब ये देखो ये क्या है? ये F है क्या? तो इसकी जगह मैंने F लिखा into 4, तो नया फोर्स कितने टाइम्स हो गया? 4 times. ऑफ द प्रीवियस फोर्स। अगर डिस्टेंस आधी की तो फोर्स बढ़ गया क्या? यस सर। चलिए हटा दें। रुकिए सर प्लीज। सर वो एफ डैश सब में लिखने हैं, फिर आपके F डैश क्योंकि फोर्स बदल गया ना, तो F डैश लिखना पड़ेगा। बुक में क्वेश्चन है, बुक देख लेना। अच्छा ऐसे भी करते हैं ना, ये ऐसे लिखो। ये तो लिखिए। ओके, ठंड लगे पवन तो बता देना। प्रार्थना वेट फॉर 5 मिनट्स।
समझना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है माइक? सर ये तो हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट वे में फॉल करता है। हाँ, यही पूछा जा रहा है क्या अगर पत्थर को और पेपर को गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे, पत्थर जल्दी? सर मास भी अफेक्ट करता है। सही है, दिव्या ने सही आंसर दे दिया कि दोनों एक साथ गिरेंगे। दिव्या ने पहले बोल दिया तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर एक्सीलरेशन इसलिए एक्सीलरेशन ये ठीक बता दिया। इन्होंने कहा कि फोर्स क्या होता है बताओ? G m1 m2 by डी स्क्वायर d स्क्वायर, नहीं तो अर्थ के केस में क्या r स्क्वायर? अच्छा, क्या m1 की जगह मास ऑफ अर्थ लिख लें और दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट? अच्छा, ये f क्या है? क्या ma है कि mg? एक ही बात है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है। सो यहाँ ma भी लिख सकते हो और g me by re स्क्वायर सर ये mg कैसे? ma। सर mg कैसे? ये न्यूटन के लॉ से किसी भी फोर्स को क्या कहते हैं? ए। तो क्या उस मास से उसका मास कट गया? ये अर्थ है और उस ऑब्जेक्ट का मास है, तो अर्थ का मास रहा लेकिन ये मास कट गया ना, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन क्या है? क्या g m by r स्क्वायर? क्या इसी को g भी कहते हैं? क्या ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? इसी को तो 9.8 निकाला था पिछली बार आप लोगों ने, यस सर। तो इट इज इक्वल्स टू g। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो ये बताओ वेट क्या होता है? क्या mg? क्या भारी चीज पे ज्यादा वेट लगता है? क्योंकि 2 किलो पे ज्यादा, जैसे आपने 10 kg बताया था तो 98 बताया था कि नहीं न्यूटन। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो g into me है ना, वो पॉइंट है ना। सो ऑन हेवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं वेट कह दूं? यस सर। इज मोर, क्यों ज्यादा होता है? बाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से ज्यादा होता है? क्या W इज इक्वल टू mg? मास ज्यादा तो वेट ज्यादा क्या? बट अच्छा ये बताओ, है बात कि नहीं? यस यस। बट ये क्या होता है? टाइम ऑफ फॉल। अगर एक हाइट है तो बताओ s क्या होता है? क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर? और u क्या 0 है और नीचे कोई चीज गिर रही है तो क्या gt स्क्वायर? यस सर। तो यहां से देखने से क्या पता चलता है कि कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लगेगा? तो उधर ले जाओ तो क्या ये 2h/g हो गया t स्क्वायर? बोलो। यस सर। तो t कितना हो गया? क्या रूट 2h/t? तो क्या यही टाइम ऑफ फॉल है? बोलो। इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ मास कि इसमें मास आ रहा है? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। सो द टाइम ऑफ फॉल, द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फॉल इज गवर्न्ड बाय काइनेमेटिक्स। सेकंड इक्वेशन, ये काइनेमेटिक्स कौन सी इक्वेशन है? क्या इसमें कहीं मास आता है? नो सर। नहीं आता है। बट टाइम ऑफ फॉल, जो टाइम ऑफ फॉल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये क्या है? ऑफ मास। सो हेवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल फॉल्स एट सेम रेट। यही आप पूछोगे ना, ये आप जैसे इन्होंने बताया, ये सही बात बताती हैं।
क्लास में तो कोई कमी नहीं है ना। ये देखो इन्होंने इसके हिसाब से बताया होगा। कैसे ऐसे ये कबूतर का पंख और पत्थर है, अब दोनों एक साथ गिरेंगे। इन्होंने बताया, पत्थर देख लो। मतलब गिरेगा तो और इसके अंदर एयर नहीं है, वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम है। सर एक के लिए इतना भाई अब इसमें दो चीज है, कबूतर का पंख पत्थर में से साफ कर देता हूँ गीले कपड़े से। वो कहाँ गया कवर? तो वो हो गया। इसको आप देखिए, थोड़ा और साफ करना पड़ेगा। सर तो खुद ही गंदा है ब्लैक ब्लैक क्या इतना इसी साफ होगा, कपड़ा कहाँ है? सही है, आपने खुद बनाया। नहीं बनाया, ये क्या है? सही क्योंकि हमें ये मालूम था ये सवाल उठेगा और आप लोग कहोगे कि पत्थर पहले गिरेगा, और फिर मैं नहीं बता पाया। सर इसका नाम क्या है ये वाला सर जो है ये फ्री फॉल मॉडल है, जो कि सबसे पहले इसको किसने बताया था? दैट इज गैलीलियो ने। गैलीलियो ने प्रूफ किया था कि कोई भी चीज़, अब ये बिल्कुल एक जैसा हो गया, ठीक है? तो ये है, ये वैक्यूम है, इसमें दो चीज। हाँ तो वैक्यूम में एक साथ गिरेंगे, ऊपर से गिराओ क्या अटक जा रहा है अटक जा रहा है, बट ये एक कंडीशन है, चाहे भले ही वो इसका वैक्यूम टूट गया, मुझे दूसरा दिखाना पड़ेगा। सर उसके ऊपर उंगली रख दी इसकी डिसकलर हो गई, हाँ अब ऐसे इसका नहीं, उससे अच्छा अच्छा हाँ एयर आ गई ना हाँ उसमें, ऐसे तो एयर में ये धीरे गिरा है। मतलब ये चीज क्या है ना, अगर इसके अंदर का वैक्यूम हट जाता है सर एक साथ गिरते हैं फिर एक साथ गिर। एक और रखा है मेरे पास, लेकिन कल दिखाते हैं, इसी का रखा है, ये टूटा हुआ है ना। तो लेकिन फिर भी जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, दो चीजें रखी जाती हैं और इसकी एयर निकाल दी जाती है। अभी इसमें अभी तो ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये अभी सही नहीं है, इसमें मैं वैक्यूम से सील कर रहा हूँ, अभी तो ठीक नहीं है ना। अभी अलग अलग गिरेंगे, लेकिन दोनों को गिराएं और वैक्यूम रखें, देन द कंडीशन इज दिस। शायद इसी में पड़ा हो, ये है पड़ा तो सील वाला देखो। सर तीन की है हाँ तो अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो तीसरा निकालो। भाई आपको तो ये दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बिल्कुल सील्ड है। अब पकड़ो पकड़ो, अभी तो इसे गीला करेंगे ना, अगर गिरेगा तब तीसरा निकालें, पहले दूसरे को तो देखो, है ना। हो सकता है कोई इसी से बात बन जाए, इसका तो इसकी हवा ही चली गई ये दिख ही नहीं रहा ना, इसका कहाँ गया, ये कैसा हो गया? देखो ये सही नहीं गिरा, तीसरा निकाल। ओके लेट अस, सर ये भी खराब है अब ये देखें ना, तीसरा ये सही है, साफ भी है ये क्लीन और वैक्यूम है, बिल्कुल सील्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, पहले देखो इसमें क्या क्या है, क्या कबूतर का पंख एक लोहा है, देख लो ना, इसको दो चार बार ऊपर नीचे करना, लेकिन ये टकराए नहीं, ये तो वैक्यूम है, बार बार ऊपर नीचे। ये देखो ये सही है, ये बिल्कुल है, ऐसे देखो आप लोग आगे देखो, बस टच न करना, कहीं नहीं तो टूट जाएगा। देखो दो जैसे खराब हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। आगे देखो, ऊपर नीचे दो तीन बार करके देखो, एक ही रेट से गिरता है। इसमें आइडिया, इसमें बिल्कुल आइडिया नीचे जितनी बार ऊपर सर इन फेदर का छोटा सा है अब जो भी हो, एक लोहा एक फेदर है ना, बिल्कुल एक साथ वैक्यूम में है। देखो दूर से कह रहा हूँ, पास में एक साथ गिर रहा है,
Now, प्रार्थना, just see. This contains a vacuum sealed tube and it contains both feather and iron piece. And if it is dropped, just see, there are two things within it. So if it is dropped, then both of them fall with the same rate. तो it is independent of mass, जैसा हम लोगों ने करके देखा. So ये एक ही जैसे गिरता है, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब हम देखें. चलिए, सो टाइम ऑफ फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ये मास के इंडिपेंडेंट है और इस वजह से क्या हुआ? सो हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट ऑल, ठीक है, टेक सेम टाइम. ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया लिख दो. सो हैवियर Sir, will not fall faster and lighter object take same time to cover the same distance. ठीक है, to cover same distance. अच्छा, अब थर्ड देखिए, ये हमने लिख दिया कि देखो ए जो है जी के इक्वल है, ये मास के इंडिपेंडेंट है, यही तो हम निकाला था. और वही तो जी लिख दिया यहाँ पे, नहीं? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या थर्ड हमने कर दिया है कि नहीं किया? तो कर लिया, बोलो. Sir, नहीं किया. ठीक है. What is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg object? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा अर्थ है और 1 kg ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा. अब वो अर्थ पर है तो रेडियस ऑफ अर्थ लेना काफी है ना. 1 kg की चीज जिस पे रखी है तो क्या वो जो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर वो भी लोगे क्या? No, sir. इतना बड़ा अर्थ का रेडियस है, वही ले लिया, काफी है. इसके बीच के 5 सेंटीमीटर जोड़ के क्या होगी? 6400 किलोमीटर है. नो, तो क्या क्या चीजें ली जाए बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट? तो मास ऑफ अर्थ तो सारी चीज लो. क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पूछना है? तो क्या इसके लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. तो बताओ mg क्या है? g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. बताइए, क्या ये 1 kg की चीज है? अर्थ का मास कितना है? 6 into 10 की power 23. बिल्कुल बताओ. इसका रेडियस कितना है? बोलो. 6.6 सही है. Yes, sir. यही सारी वैल्यू रख दें और g की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 6.67 है 3, लेकिन हम 6.667 है, लेकिन हम उतना नहीं लेकर के सिर्फ 6.7 ही ले लो. Sir, क्या 6.7? देख लो g की वैल्यू एग्जैक्ट ये है. Yes, yes. 6.673. 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूँ. अच्छा, me ये क्या है? 6 into 10 to the power 24. क्या कभी भी इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है? कभी भी इतनी वैल्यू Sir, क्या? अगर की है तो ये कितनी आई है? क्या यही जी है? Yes, sir. क्या यही आपने कैलकुलेट की है जो 9.78 आई थी या 9.8? Yes, 9%. बोलो. 9.8. Sir, round up करके 9. 9.77 है ना, 9.77. बस. मीटर परसेंट. हाँ, 9.77 है. तो यही चीज से तो हम बार बार क्यों कैलकुलेट करें? हमारे मन में तो है, हमें मालूम है कि जी, तो अब मत कैलकुलेट करना है. और ये 1 है, इसका मास कितना लिखा? तो मैं इसी जगह 9.8 लिख दूं. 9.8 न्यूटन. और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो दूसरे लोग जैसे पवन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या W इज इक्वल टू mg से कर लेंगे? Sir, 6 into 10 की power 24 क्या है? अर्थ की? मास. वो कहेंगे 1 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है, तो किसी भी चीज पे जो फोर्स लगता है क्या वही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता? तो पवन करेंगे तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, जगह 9.8. बोलो 9.8 न्यूटन हुआ कि नहीं? बोलो. लेकिन इस तरीके से करना ये मान्य है. इससे फिर टीचर जो है डिस्प्लीजर ऑफ टीचर हो जाएगा. ये तो शॉर्टकट अपना रहा है. सब ये ऐसे कर सकते हैं, ये भी लीगल है. Sir, क्या लिखा है? ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 किलो पे कितना वेट लग रहा है तो वही चीज ना. m into g, क्या यही g नहीं है? देख लो, ये पूरी चीज क्या है बताओ. जी. और ये क्या है? m, तो m into g नहीं है. तो यह तो ठीक ही है, लेकिन टीचर ना माने तो सही है.
अब आगे देखो, तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो पूछा है बता दो। तो व्हाट इज द टोटल वेट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 न्यूटन। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिख लिया ना? Yes sir. Yes sir. प्रार्थना है भाई ऑडिबल? समझ में आ गया प्रार्थना? The Earth and Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with a force greater or smaller? तो ये क्या हो सकता है कवर? सर सेम है। ठीक है? क्योंकि ऐसे That is- दोनों लगा रहे थे फोर्स की एक दूसरे के ऊपर से। क्या? दोनों एक फोर्स लगा रहे थे। फोर्स लगा रहे हैं और क्या ये थर्ड ऑफ मोशन पर है? Yes, sir. So ये gravitational force is divided by Newton's third law of motion, where action and reaction forces are equal to each other and opposite to each other. ठीक है? Hence सर डायरेक्शन का अपोजिट है। हाँ, and directed opposite to each other. मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। तो लिख लो gravitational force is abided by Newton's third law of motion, where action reaction pair are equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन। सर वो क्या लिखा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाइडेड, मतलब ये इसके द्वारा प्रतिबंधित है या लागू होता है। यू आर अबाइडेड बाय, जब स्कूल में होते हैं तो तुम्हारे ऊपर कौन से रूल्स लागू होते हैं? क्या प्रिंसिपल के कि स्कूल के? देन यू आर अबाइडेड बाय रूल्स ऑफ स्कूल। जब घर पर होते हो तो माता पिता के, जब कोचिंग पे होते हो तो मेरे रूल्स। सही है? यू आर अबाइडेड बाय सर्टेन रूल्स। मॉल में भी होते हो तो आपके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। मॉल में जब आप जाते हो आपको मालूम है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो gravitational force exerted by moon is equal to the gravitational force exerted by, देखो so जो gravitational force है, अगर मून और अर्थ है तो मून और अर्थ में, मून इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ भी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यस सर। सो फोर्स बाय मून on earth, by moon on earth, ये इधर हो जाएगा, by moon on earth, और ये by earth on moon, ऐसा। ऐसा, so by सर ये क्या है? यानी ये मून और अर्थ क्या एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। Yes, sir. मून पे भी पानी होता तो वो भी उछल जाता, जैसे यहाँ ज्वार भाटा आता है, इसको कहते हैं टाइड्स ना, ये चीज है।
So gravitational force exerted by moon and earth on each other are equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन से एक ही चीज दो बार। एक ही चीज दो बार है कि मतलब पहले लिखा कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, इतना लिखने के बाद सीधा भी यहाँ आ सकते हो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लाइन छोड़ सकते हो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स और सर अगर वो लिख लिया तो नीचे को कुछ छोड़ सकते हैं? नहीं, तब नहीं छोड़ सकते, नीचे का नहीं छोड़ा जा सकता, ऊपर का छोड़ा जा सकता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्योंकि नीचे तो पूछ ही रहा है कि आपको लिखना है। तो एक बार मैंने इसको न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हवाला दिया कि वो है क्या, फिर उसके रेफरेंस में इस बात को कहा, बट ये कहना जरूरी है। अब देखो फिफ्थ देखिए, अभी और भी कुछ पूछा जा रहा है, तो वो हमने बता दिया क्यों। सर बस इतना ही बोलो। हाँ, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? moon तो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है और अर्थ तो नहीं मूव कर रही है, ऐसा क्यों? सर अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मतलब मास ज्यादा है, वरना सर वो हाँ। ज्यादा फोर्स लगा है सर उसके ऊपर खींचने के लिए। ज्यादा फोर्स मत बोला करो, फोर्स तो इक्वल रही है। देखो जैसे मान लीजिए इस 1 kg का ऑब्जेक्ट मान लो, 1 kg पे नीचे कितना फोर्स लगा बताओ। जैसे ये देखो, ये सही बता रही हो, ये देखो 1 kg की चीज है, तो इस पे नीचे जो कितना फोर्स लगा, क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, mg। तो ये मास 1 है और ये 9.8, तो कितना हुआ? तो अर्थ ने इसको कितने फोर्स से खींचा? 9.8 तो इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ को अपनी ओर कितने फोर्स से खींचा? 9.8 न्यूटन। तो मान लो मैं अर्थ पे लगने वाले फोर्स की बात करूं, तो फोर्स क्या होता है? क्या मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, इस पर अर्थ पे कितना फोर्स लगा, यानी फॉर अर्थ क्या 9.8 न्यूटन लगा? अर्थ का मास कितना है? 6 and 10 किलोमीटर। 24। और हम पता करें अर्थ भी एक्सीलरेट, क्या ये पर नीचे गिर रहा है तो क्या अर्थ भी इसकी ओर आ रही है? ये सर आ सर रही है। थोड़ी सी आ रही, तो कितनी आ रही वो मैं पता कर रहा हूँ, जरा देखो तो कितनी आ रही। 9.8 बाई 6 into 10 to the power 24 लिखूं, मैं सिंपलिसिटी के लिए इसे 10 ले लूं, सिंपल करने के लिए। ये सर ये लो। वैसे कहीं 6 से कट सकता है क्या? नो सर 6 1 जा 6, तो फिर कितना हो जाएगा? 38 ना। यस सर। तो 6 6 जा 30 बचा, चलो इतना ले लो, ठीक है। और ये कितना हुआ? 10 क्या ये हुआ एक्सीलरेशन? अब डेसिमल को इधर लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो सीधा -24 लिखो। 24। ये ठीक है ना? बोलो यस सर इतने मीटर पर सेकंड इस पर इतना हुआ एक्सीलरेशन की वैल्यू, कितनी छोटी सी वैल्यू है। ये सर बहुत समझ आई बात की नहीं? अब जितनी देर में ये गिरेगा उतना धीमा एक्सीलरेशन आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी तरफ आएगी कि नहीं, पता चलेगा? 9.8 से तो पता चल जाता है, हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। 1 सेकंड में अर्थ की कितनी स्पीड बढ़ी? इतनी। ये तो 1 मीटर पर सेकंड भी नहीं है, न जाने कितना छोटा फ्रैक्शन है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर मास ज्यादा हुआ तो उस पर एक्सीलरेशन क्या होगा? ये बड़ा, तो क्या ये चीज छोटी? यस सर यानी ये चीज कितनी हो गई? 1.63 into 10 to the power -20। समझ में आ गई बात की नहीं? सो अर्थ इज आल्सो एक्सीलरेटेड टू ऑब्जेक्ट, बट इट इज अर्थ दोनों पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन 0 0 ना भी लिखो। अब ये देखो 24 है, अगर नीचे 1000 लिखोगी तो 3 डिजिट पहले नहीं डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, और नीचे 24 जीरो लगा दो तो कितने डिजिट पहले शिफ्ट होगा? नहीं समझेगा। अगर नीचे 10 to the power 24 ना होता, मैं ये कहता कि मान लो 6/8 1000 होता, तब कितनी होती है? 0.00 3 डिजिट नहीं शिफ्ट हुआ, और नीचे इतने जीरो हैं। हैं? 21 पे 24 है ना जीरो, तो 24 इधर नहीं पहुंच जाएगा,
10 to the power 3 है ये बोलो, तो कितने डिजिट पहले पहुंचा? 3 डिजिट पहले। तो कितने बोलो। जीरो है? नहीं समझ आएगी? तो अर्थ मतलब सर 21 यहाँ- जीरो होंगे ना? क्यों 24 20 यहाँ से काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से शिफ्ट किया ना। सर 21 होना चाहिए ना, वो 163 तो 160 ने यहाँ से हमने शिफ्ट किया 8 फिर 23 और काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बोलो क्या पूछेगी? सर ये क्या है इसमें? मतलब इतना एक्सीलरेशन है, किसी भी अगर अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट में जा रही है तो हर सेकंड उसकी इतनी स्पीड बढ़ेगी। ये स्पीड बहुत मामूली है। अगर 0.1 मीटर पर सेकंड भी बढ़ी तो क्या बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ी। और इतनी कम बढ़ी, पॉइंट के आगे कितने डेसिमल है? इसको तो नेग्लेक्ट भी कर दो तो कोई कुछ चलेगा नहीं, सही। हाँ सर। अच्छा लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? एक्सीलरेशन। सर इसमें वो 24 माइनस 3 के नहीं और 2 के नहीं, है तो इसमें कितने जीरोस हैं? 23 और एक ये यहाँ से शिफ्ट करना शुरू किया। सर इन 2 होगा ना सर, 0 के बाद 2 है तो सर 20 ये है ना, जब यहाँ 10 to the power 3 था तो कहाँ से शिफ्ट किया? एक डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के पहले लगाया, 24 है तो यहाँ से 24 डिजिट के पहले। अच्छा फॉर ऑब्जेक्ट क्या होगा? जैसे F = ma तो वहाँ जो G की वैल्यू होगी वो 9.8 है। फॉर ऑब्जेक्ट G कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ये बहुत है, बहुत तेजी से जा रहा है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए कि if moon attracts the earth, why does the earth not move towards moon? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये the acceleration, बताओ क्या एक्सीलरेशन और हैवियर मास एंड लाइटर मास सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। हाँ? सर अलग अलग होगा ना? देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मान लो अगर अर्थ पे 2 चीज गिर रही है तो उन दोनों पे एक्सीलरेशन सेम है, लेकिन दोनों 2 चीजें एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं तो उसमें अलग अलग है। अभी आपने इसमें देखा ना, आप बोल रहे हो कि स्टोन है और एक फेदर है तो दोनों में सेम एक्सीलरेशन है, लेकिन ये सोचो कि अगर दोनों 2 एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो एक्शन रिएक्शन पे है, तब तो अलग होगी कि नहीं? क्योंकि वही F = ma यहाँ भी लगाओगे, वही F = ma यहाँ भी लगाओगे, लेकिन क्या वही 9.8 दोनों में होगा? लेकिन m तो बदल गया ना, तो क्या ये बदल गया? तो क्या एक्सीलरेशन बदल गया? भाई m के बदलने से ये बदल गया। दोनों में 9.8 है ना, बताओ ये बात समझ आ गई? लेकिन अर्थ और मून के केस में क्या दोनों 9.8 है? तब नहीं है 9.8। ये तो अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए सुविधा है और अर्थ और मून के केस में नहीं है ये सुविधा। क्यों? क्योंकि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताइए? क्या 3,84,000 किलोमीटर? क्या क्या? अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस बताओ। 8 6 है, 16 का 8 है ना, 16 क्यों बोल रहे हो? ये देखो 3.84 into 10 to the power 8 मीटर है इनके बीच की डिस्टेंस। इसका मास बताओ 6 into 10 to the power 24 केजी, और इसका 2 into 10 to the power 23 2 है कि 7.4 है? 7.4 है। 7.4 into 10 इतने केजी। ये सारी चीजें रखेंगे तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, लेकिन क्या वो सेम होगा? हाँ, क्योंकि ये इन दोनों में एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों में क्या होगा? फोर्स सेम है पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा क्योंकि मास अलग अलग है। तो अब इसका आंसर लिखा जाए, ये कुछ नहीं, ये समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं वही चीज इस पे लाऊं, मास बढ़ने से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या कम हो जाता है? तब बताया नहीं कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कम नहीं हो जाएगी, प्रोडक्ट सेम है ना, एक बढ़ाओ तो दूसरी नहीं कम हो जाएगी। अब देखो सर 10⁸ है ना डिस्टेंस में? हाँ 8 है और मीटर है? मीटर है 3,84,000 किलोमीटर। अब जरा देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर है क्या है कि मून अटैक्स द अर्थ, सो मून
attracts, सर अर्थ एवरी सेकंड उतना ही अट्रैक्ट होगा. moon attracts the earth with same force as earth attracts the moon. उसी फोर्स से करेगा कि नहीं? With same gravitational force. But mass of earth is 100 times larger. चेक करो जरा. यस सर. ये 24 है, 22 है, then that नहीं है, 100 गुना ज्यादा. But mass of देख लो 24, इसमें 24 जीरो से 22 जीरो, So फिर 2 times है 2 times. अच्छा 10 to the power 2 और 10 to the power 4, ये इससे कितना गुना बड़ा है? 2 गुना. ये सही कह रहा है, क्योंकि अगर 100 गुना बड़ा होता, पवन ने अच्छी बात कही कि 100 गुना बड़ा, क्या 2 गुना बड़ा, क्या ये 200 है? बोलो. पवन ने कितना क्लियर कर दिया, अभी भी नहीं समझ में आया? So but mass of earth is 100 times larger than moon. अब आप ये समझिए जो 0.5 के स्क्वायर को 1 बना सकते हैं, उसमें कितनी पावर है? आप कम करके मत आंको. 0.5 के स्क्वायर को 1 बोला है, मामूली मत समझो. 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25. अब आगे देखो, इतनी बात समझ में आई? यस सर. सो इस वजह से क्या होगा? सो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है बताइए? सर ये बस इतना भी तो चलेगा ना, लार्जर देन Larger than moon, so gravitational acceleration for earth is very small. इसलिए अर्थ मून के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. समझ में आई बात कि नहीं? ये सो अर्थ does not around. पिछले साल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो पूछा था मैं फिर से बता. बोला सर ये अर्थ है और ये मून है, तो क्या ये कहीं इस पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं? देखो उसने बाइनरी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया. हमने कहा तुमने ये सब कहाँ से पढ़ा? बोला हम तो नेट से पढ़ते हैं. बोला एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल और स्टिक से बंधी है. कह रहा है हमने सर बाइनरी रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये यहाँ पे मूव कर रहा है. और सही बात बता दी. सर क्या मतलब यहाँ और ये था, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर. बोला जब दोनों ही एक्सीलरेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थ के सेंटर की ओर मून रिवॉल्व करे. अर्थ भी थोड़ा रिवॉल्व करेगी, थोड़ा मून भी, और उनके बीच एक स्टिक बांधो और वो स्टिक यहाँ से पकड़ो और इस पे रिवॉल्व करेंगे. समझ आई बात कि नहीं? इसे घुमाओ. हमने उससे पूछा फिर ये बताओ अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है कि सन अर्थ के चारों तरफ? बोला कोई किसी के चारों तरफ नहीं करता. उनके बीच में स्टिक बांधो और जो सन का सेंटर है उसके आसपास कहीं से वो स्टिक जाएगी, उसके चारों तरफ सब रिवॉल्यूशन होगा. मतलब समझ में आया कि नहीं? वो ठीक ठीक इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन नहीं, इसके चारों तरफ. और हमें लगता है सन के चारों तरफ है. सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, लेकिन उस सन से यहाँ तक मिलाने वाली लाइन से थोड़ा सा शिफ्ट करके घूम रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सन भी घूम रहा है. सर सन किसके, वो पूरे सन, प्लैनेट्स? अब देखो सन है, अगर मैं यहीं पे इस चीज को घुमाऊं तो क्या ये भी नहीं घूम रहा है? ये डंडी पकड़ूं और यहाँ घुमाऊं तो बोलो ये भी नहीं इसके चारों तरफ घूम रहा है? ये तो बहुत तेज घूमेगी, लेकिन ये पॉइंट भी तो घूम रहा है. सन अपनी जगह थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है और ये अर्थ पूरा पूरा हो रही है, क्योंकि ये लंबी डंडी है. सर वो तो रोटेशन रेवोल्यूशन. तो अब हमें तो लगता है सन फिक्स है, लेकिन वो अपनी एक्सिस से थोड़ा सा हट के उस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन. इसको 10वीं में पढ़ो, 10th. सो तो 10th उसने है. हाँ 10th का सिलेबस उसने हमें बताया. समझ आई बात की नहीं? तो जैसे आप कहोगे कि तब भी सर थोड़ा ना थोड़ा तो घूमेगा, बोलो आपके मन में नहीं आया? जैसे दिव्या ने तुरंत बता दिया सर स्टोन हो चाहे फैदर हो वो तो एक जैसा गिरेंगे अगर आइडियल कंडीशन. कैसे बता दिया? ये नेट का कमाल है कि नहीं? जैसे यहाँ देखो कैसे उसने बताया बाइनरी कॉन्सेप्ट, नेट से सीखा.
बोलो थोड़ा ना थोड़ा तो सर अर्थ को भी रिवॉल्व करना चाहिए सर नहीं। मैंने भी देखा था एक बार मैगजीन। बोलो। मैगजीन में था ये। नेट में सर मैगजीन में था ये। पढ़ा है ना, तो यही चीज उसने बताई। ओके, तो डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू, इतना ही रखिए। सर कल के लिए कंप्यूटर अब यही टाइम रहेगा सर अब तो बोल रहे हो गेट बंद हो जाएगा। क्या? सर ये टेलीफोन भी कर रहे हैं। ओके प्रार्थना, फीस जमा कर दो प्रार्थना।